हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेजेंड मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक रिलेटेड है हिंदी से और हिंदी में भी समाज से। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि समाज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समाज विग्रह किसे कहते हैं, सबकी परिभाषाएं क्या हैं, उनको कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो ये उन सभी क्लास के बच्चों के लिए है जो 9, 10, 11, 12 में बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और जैसा कि हम देख चुके हैं, अपना टॉपिक है समास। कौन सा टॉपिक है? समास। और क्या होता है समास, इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। अतः अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को कहा जाता है समास। तो अब समझ में आ गया होगा, जब हम दो शब्दों को आपस में मिलाएं और मिलाने के पश्चात कोई नया पद बने, शब्द बने और वह शब्द हो छोटा, तो उसे हम कहते हैं समास। देखते हैं नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से कि समास क्या है। यहाँ पर हमको दो पद दिखाई पड़ रहे हैं, पहला देश और दूसरा भक्त। इन दोनों को जोड़कर बनता है जाकर देशभक्त। तो हमको समझ में आया कि दो पद हों जैसे कि देश और सब भक्त, और इन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है और वो भी सब छोटा शब्द बन जाए, तो उसी को हम कहते हैं समास। तो जस्ट आप वीडियो में देख रहे होंगे या स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि देशभक्त के नीचे हमने समस्त पद लिखा हुआ है, देश के नीचे पूर्व पद और भक्त के नीचे उत्तर पद। तो जानते हैं आगे आगे चलकर वीडियो में कि क्या होते हैं पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। तो सबसे पहला शब्द, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, देशभक्त है। और देशभक्त में भी दो शब्द हैं। पूर्व पद किसे कहते हैं? जैसे कि हिंदी में उपसर्ग आगे आते हैं, तो जो शब्द आगे आए उन्हें पूर्व पद, और उसी समस्त पद और जो शब्द पीछे आए, मतलब जैसे कि देशभक्त में भक्त पीछे लिखा हुआ है तो भक्त पीछे वाले भाग को हम कहते हैं उत्तर पद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो भागों से मिलकर एक समस्त पद का निर्माण होगा, जिसमें एक आगे के भाग को जैसे कि उपसर्ग होते हैं वैसे पूर्व पद कहेंगे, जिसमें प्रत्यय की तरीके पीछे वाले भाग को, जैसे यहाँ पे भक्त लिखा है, इसको हम उत्तर पद कहेंगे। और इन दोनों को जोड़ने पर एक नया और छोटा शब्द निकल आएगा जिसे हम समस्त पद कहेंगे, और इसी समस्त पद को हम समास भी कहते हैं। जस्ट आगे हम और भी एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल और भी पढ़ के देखते हैं। पहला है नीला और फिर गगन, तो दोनों को जोड़कर बनता है नील गगन। और तीसरा उदाहरण है राष्ट्र, धन, नायक। दोनों शब्दों को जोड़ेंगे जब हम, कौन कौन सा? राष्ट्र को और नायक को, तो नया तीसरा एक नया शब्द निकलता है और छोटा शब्द निकलता है राष्ट्र नायक। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद समझ में आया होगा। पूर्व पद किसे कहते हैं? जो भी समस्त पद का आगे का भाग है वो पूर्व पद है, समस्त पद के पीछे का भाग उत्तर पद है, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बनता है जाकर समस्त पद। ठीक है, तो अब जानते हैं कि समास विग्रह क्या है, किसे कहते हैं समास विग्रह। तो समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे कि एक शब्द है नीचे, जैसे में पढ़ेंगे हम यश प्राप्त। इन दोनों में से अगर हम, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, और किन से अलग करने हैं दोनों पद को, तो हम देख रहे हैं कि समस्त पद से। तो यथा यश प्राप्त एक समस्त पद है, इनमें से हम दो शब्दों को अलग करेंगे, यानी दोनों पदों को अलग करेंगे। पहला पद है यश और दूसरा पद है प्राप्त, और इनको अलग करने वाला शब्द है को। तो जब हम समस्त पद से दोनों पदों को अलग अलग करें तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं समास विग्रह। तो उम्मीद करते हैं आपको समास विग्रह अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। जस्ट है देशवासी, यानी यहाँ पे भी दो शब्द आते हैं, पहला देश और दूसरा वासी। तो यहाँ देशवासी शब्द को कौन सा शब्द अलग कर रहा है? यानी देश का वासी। और अभी हमने पढ़ा इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? इसी प्रक्रिया को कहेंगे समास विग्रह। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं जरा उनको भी जानते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विग, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुप्रिय समास। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि टॉपिक बड़ा है और समय भी बहुत लग जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जिससे आपको समझ में ना अगर आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस जगह को दोबारा से समझा दें। जस्ट देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। जिस समास का पहला पद, अभी हमने पढ़ा पहले पद को क्या कहा जाता है? पूर्व पद। तो जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, अव्यय का अव्यय मतलब अविकारी शब्द हो, तो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अव्यय, आप देख रहे हैं कि जस्ट उसमें आगे लिखा हुआ है अव्यय, तो हम समझ जाएंगे जिस समास का पहला वाला पद एक अव्यय हो या अविकारी शब्द हो तो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि अव्यय क्या होता है, तो जानते हैं अव्यय कौन सी चीज़ है।
तो किसी भी भाषा के वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हीं को हम कहते हैं अव्यय। अब हम वो शब्द कौन कौन से हैं जरा उनको देखते हैं। तो वो शब्द हैं जैसे जब, अभी, इधर, कब, क्यों, वाह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु आदि। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम अव्यय से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय क्या है। इन पर ना तो लिंग का, वचन का, पुरुष का, कारक का, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्यय भाव का एक उदाहरण है जिससे हम समझते हैं क्या है, और वो लिखा हुआ है यथा समय। यथा समय एक समस्त पद है कि नहीं? अभी आपने पढ़ा कि यथा समय जिसमें दोनों पद आपस में जुड़े हों उसी को कहते हैं समस्त पद। तो यथा समय एक समस्त पद है जिसमें दो पद हैं, पहला यथा और दूसरा समय। अगर हम अपने पढ़े हुए नियम के अनुसार जाने तो यथा शब्द एक पूर्व पद है और समय उत्तर पद है। तो आगे पढ़ते हैं। समस्त यथा और समस्त पद जो है यथा और समय के योग से बना हुआ है और इसका पूर्व पद एक अव्यय है, और अव्यय होने की वजह से ही हम जान जाते हैं कि ये दिया गया जो समास है वो अव्यय भाव से रिलेटेड है। अगर हम इसका विग्रह करें तो अर्थ निकलता है जाकर समय के अनुसार। तो हम केवल एक ही एग्जाम्पल नहीं, कुछ और भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिसको पढ़कर जानेंगे कि आखिरकार अव्यय भाव समास के क्या क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहला शब्द है आजीवन। और अगर हम अव्यय की बात करें तो सेम टू सेम वो उपसर्ग की तरह के वर्क करते हैं। उपसर्ग कौन सी चीज होती है? जो शब्द में आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल दें, उसी को हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग की तरह के ही वर्क करते हैं अव्यय। कौन वर्क करते हैं? अव्यय। जैसे कि हमने पहला शब्द देखा आजीवन। आजीवन में अगर उपसर्ग ढूंढे तो आ शब्द ही निकलता है। अगर हम आ को हटा दें तो केवल हमारे पास शब्द जो रह जाता है वो रह जाता है जीवन। तो हम जैसे ही आजीवन शब्द आ शब्द उसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास निकल कर आ जाता है जीवन भर। ऐसे ही नेक्स्ट एक वर्ड है यथोचित। यथोचित में अगर हम उपसर्ग के रूप में अव्यय को ढूंढें तो वहां पर यथा शब्द निकलता है और इन दोनों को जोड़कर अर्थ निकलता है जितना उचित हो। अगर हम इस उपसर्ग को ना लगाएं या अव्यय को यहाँ पर ना लगाएं तो यथा शब्द से उचित ही रह जाएगा। अगर हम यथा शब्द हटा दें तो यथोचित से तो उचित शब्द ही रह जाएगा, इसका तो कोई विग्रह नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय भाव समास में आगे जुड़कर ही कुछ शब्द उसके अर्थ को बदल रहे हैं। तो अव्यय भाव समास आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की ओर। क्या होता है तत्पुरुष, इसको जानने का भी प्रयास करते हैं। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला वाला पद विशेषण होता है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाला, अतः गौड़ होता है। और जो उत्तर पद है, उत्तर पद कौन सा पद है? यानी दो पद अगर दिए हों तो पहला वाला पद पूर्व पद है और दूसरा वाला पद है उत्तर पद। तो विशेष होने के कारण प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद वहां पर प्रधान होता है। अर्थात अगर हम उनका विग्रह करने पर आए तो वहां पर का, के, लिए, को, में आदि शब्द मध्य में आते हैं। अगर हमको ऊपर की परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, हमको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा कि जब हम कभी उन समस्त पद, कोई भी पद दिया हो उस समस्त पद का अगर हम विग्रह करें तो वहाँ पर का, के, लिए, को, में आदि शब्द मध्य में आते हैं। यानी विग्रह करने के बाद अगर ये शब्द जो भी अभी हमने बताया आपको, अगर ये वाक्य के मध्य में शब्दों के मध्य में आ जाएं तो समझ जाएंगे हम तत्पुरुष समास है। और इनके कुछ उदाहरण हैं जिनको देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है युद्ध क्षेत्र। ये एक समस्त पद है, अभी आप जान चुके हो, क्योंकि जब हम इनका विग्रह करते हैं तब पूर्व पद और उत्तर पद निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम पूर्व पद देखें तो युद्ध है, अगर उत्तर पद देखें तो क्षेत्र है, और इन दोनों के मध्य में एक पद आता है का। अभी हमने ऊपर पढ़ा का, के, लिए, को, में आदि शब्द आए तो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जस्ट नीचे अगर देखें तो गुरु दक्षिणा एक शब्द लिखा हुआ है। कौन सा? गुरु दक्षिणा, जिसमें पहला पद है गुरु और दूसरा पद है दक्षिणा। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और इन दोनों के बीच में है के लिए। अभी भी हमने ऊपर जो परिभाषाएं पढ़ी या उसको पहचान पढ़ी उसमें हमने कहा कि जिन जिन शब्दों में का, के लिए, को, में आदि शब्द आए वहां पर होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ गुरु दक्षिणा कहाँ का है समास? ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, यश प्राप्त एक शब्द है। यश प्राप्त में पूर्व पद यश है और उत्तर पद है प्राप्त, और दोनों के बीच में आता है को, इसीलिए यहाँ पर यश प्राप्त एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं तो कुल श्रेष्ठ। कौन सा? कुल श्रेष्ठ, यानी कुल में श्रेष्ठ। तो कुल तो पूर्व पद है, श्रेष्ठ उत्तर पद है, बट जो बीच में लिखा हुआ है ये एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो कुल श्रेष्ठ किसमें आएगा? तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट अगर बढ़े कर्मधारय समास के विषय में जाने तो सबसे सरल है जिसको पहचानना भी, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा हो। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय समास होता है। देखेंगे कैसे कि कौन कौन से हैं। तो विशेषण कौन सा पद होगा? पूर्व पद।
जैसे कि नील। विशेष्य कौन सा पद है? उत्तर पद। और इन दोनों को जोड़कर एक समस्त पद बनता है नील गाय। अगर हम इनका विग्रह करें तो निकलेगा नीली है जो गाय। तो गाय की विशेषता क्या बताई गई है? नीला है, यानी वो नीली गाय है, ये उसकी विशेषता है। और ऐसे ही दूसरे उसमें देखते हैं कि लिखा हुआ है महात्मा। कौन सा एक समस्त पद लिखा हुआ है? महात्मा। अगर इसका हम विग्रह करें तो महा पूर्व पद है और आत्मा दूसरी पद। तो अगर हम विग्रह करने के बाद इसका अर्थ निकालें तो महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता है कि वह आत्मा महान है। तो जिस पद में, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि जिस समास में पहला वाला पद उत्तर पद की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं द्विग समास की ओर। जानते हैं द्विग समास क्या है? तो द्विग समास है, द्विग समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। कौन सा विशेषण? संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची मतलब यानी जब हम कभी किसी भी शब्द को या समस्त पद को देखेंगे तो उसका जो पूर्व पद है उसमें कोई ना कोई संख्या आएगी। क्या आएगी? कोई ना कोई संख्या आएगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई संख्या वहां पर जरूर आएगी। और द्विग पद का जो उत्तर पद है वो किसी समूह का बोध कराता है। समूह मतलब यानी जैसे कि मान लेते हैं अंगूरों का समूह गुच्छा कहलाता है, और ऐसी इसी तरीके से किसी न किसी समूह का वो बोध कराएगा। तो देखते हैं उदाहरण जिससे हमको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो क्या है उदाहरण देखते हैं। समस्त पद हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। तो पहला वर्ड है, समस्त पद है पंचतंत्र, जिसमें पूर्व पद में पंच लिखा है। पंच का मतलब समझते हैं आप? 5। तो यहाँ पर संख्या आई। और दूसरा है तंत्र, यानी 5 तंत्रों का समाहार क्या कहलाता है? पंचतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धि, तो अष्ट सिद्धि में 8 हो सिद्धियां जो, तो यानी यहाँ पर 8 उदाहरण है, सॉरी 8 जो है वो एक संख्या है, सिद्धियों का समाहार। देखिए जैसे कि 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्रों का समूह क्या कहलाता है? पंचतंत्र कहलाता है। वैसे ही 8 सिद्धियों के समाहार को अष्ट सिद्धि कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जिस पद में पहला पहला जो पूर्व पद है वो कोई संख्या हो और दूसरा जो उत्तर पद है वो किसी समूह को अगर दर्शाए तो वहां पर दिया गया समास कौन सा होगा? द्विग समास होगा। जैसे कि एक और भी कुछ शब्द हैं, चौराहा। कौन सा शब्द एक है? चौराहा। चौराहा मतलब चौराहा जिसमें हो 4 राहें। तो 4 शब्द, 4 कौन सा शब्द है? एक संख्यावाचक शब्द है। और राह, राह तो सब रास्ताओं का एक समूह है। तो 4 हो जिसमें राहें, वहाँ चौराहे बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विग समास क्या है और किसे कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। तो बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद। अगर इससे ना समझ में आए तो जस्ट आगे की लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि इसके दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो देखते हैं क्या है, कैसे समझते हैं इसको। लिखा हुआ है पहला एक एग्जाम्पल, अंशुमाली। अंशुमाली मतलब अंशु किरणें हैं, मालाएं जिसकी, यानी यहाँ पर इन दोनों शब्दों को मिलाकर किसी तीसरे शब्द का बोध हो तो वहां पर होता है जाकर कौन सा समास होता है? अभी अभी हमने देखा बहुब्रीहि समास, यानी जो जिन दो शब्दों को मिलाने के बाद कोई तीसरा शब्द निकले। जैसे कि हमको सबसे ज्यादा याद है जो, वो है दशानन। दशानन, आप तो कहेंगे यहाँ पर 10 है, संख्या है, लेकिन 10 संख्या के अलावा इसमें भी देखेंगे कि 10 हैं जिनके आनन, अर्थात वो कौन हो जाएगा? रावण। तो रावण ये तीसरा एक पद निकल कर आता है और यही पद प्रधान है तो वहां पर बन जाता है जाकर बहुब्रीहि समास। तो आपको समझ में आया होगा। चारपाई जिसमें 4 है पाए, ठीक है, तो वहां पर पलंग शब्द निकलता है, यानी ये दोनों पदों को जोड़कर कोई तीसरा शब्द निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया समास बहुब्रीहि होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 हो रंग जिसमें, यानी जिसके 3 रंग हों उसी को कहते हैं हम तिरंगा। लेकिन तिरंगा शब्द कहाँ का है? तो वो भारतीय राष्ट्रध्वज को इंगित करता है। यानी इन दोनों शब्दों को जोड़कर, 3 और रंग शब्दों को जोड़कर कोई तीसरा शब्द निकले और तीसरा शब्द हो प्रधान तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी बचा है अपना टॉपिक में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं जरा जानने का प्रयास करेंगे। तो द्वंद्व समास में कोई पद गौड़ नहीं होता है, बल्कि दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो इनमें कुछ समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे, जैसे कि और, तथा, या, तथा, ये शब्द उसके दोनों पद के बीच में जोड़े दिए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं अगर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है दाल चावल। देखिए बीच में क्या लगा हुआ है? एक छोटा सा चिन्ह जैसा लगा हुआ है। और जब इनका हम विग्रह करेंगे तो बीच में निकल कर आता है और, यानी दाल और चावल।
जस्ट नीचे देखेंगे जल थल, अगर इनको हम अलग करें तो जल और थल। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जब हम अव्यय भाव पढ़ रहे थे उसमें हमने कहा था उसमें कुछ ऐसे शब्द बीच में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो भी शब्द हैं अगर हम इनको अलग अलग करेंगे जल और थल तो दोनों के अलग अलग मतलब भी निकल कर आएंगे। वहाँ पर ऐसा होता था कि जो भी शब्द दिए होते थे अगर हम उनको अलग अलग कर दें, जैसे कि अभी आपने कुछ ही देर पहले पढ़ा था एक शब्द आजीवन, कौन सा शब्द पढ़ा था? आजीवन। अगर हम आ शब्द को इनसे अलग कर दें तो केवल जीवन ही का मतलब रहेगा, आ का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो दोनों पद दिए गए हैं, पहला दाल दूसरा चावल, अगर हम इन दोनों को अलग अलग करना चाहें तो ये दोनों अलग अलग अपने अलग अलग एक अर्थ को रखते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में जो दोनों पद दिए गए दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या यही चीज़ तो परिभाषा में भी बताई गई थी कि दोनों पद कौन होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि जल थल के बाद एक और एग्जाम्पल है माता पिता, जिसमें माता और पिता, और यहाँ पे भी अगर हम माता को अलग करें इनका एक अलग अर्थ निकलता है और पिता को अलग करें तो इनका एक अलग अर्थ निकलता है। तो उम्मीद है हमें आपसे कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताएं और हम उसे सॉल्व करने के पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।